हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल पे। तो भाई आज के लेक्चर में हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारे क्लास 11th सेकेंड टर्म का एक छोटा सा आसान सा चैप्टर है, ठीक है, जो कि अच्छे खासे नंबर दिलवा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं केटीजी यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ना। तो भाई हम पिछले चैप्टर में यानी कि थर्मोडायनिक्स में हमने पढ़ा था कि लेट सपोज ये हमारे पास एक सिस्टम है जो कि सिलेंडर है और इसमें लगा हुआ मूवेबल पिस्टन। इसके अंदर भर दिया हमने गैस पार्टिकल्स, ठीक है भाई। तो पिछले चैप्टर में हमने क्या करा था, जो भी ये अंदर का पार्ट है ये सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम है। और सिस्टम के अंदर जो भी वेरिएबल चेंज आ रहे थे, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इन सब की स्टडी कर रहे थे, मतलब एज अ होल सिस्टम की स्टडी कर रहे थे। यानी कि हम बेसिकली देखा जाए तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे थे। किसमें भैया जी? थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अच्छा, तो ये केटीजी में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो भाई केटीजी में बेसिकली एक सिस्टम के अंदर जो एक सिंगल मॉलिक्यूल है, एक सिंगल पार्टिकल है, इसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। इसका जो मतलब इस पे क्या क्या इफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर के, प्रेशर चेंज के, वॉल्यूम, इन सब के स्टडी करेंगे। या इस मॉलिक्यूल का, इस पार्टिकल का छोटे से पार्टिकल का ये कितना प्रेशर अप्लाई करता है, इसकी वेलोसिटी क्या है, एनर्जी क्या है, इन सब के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो जब भी हम सिस्टम के अंदर, जब भी हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की स्टडी करते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम किसके अंदर भाई पढ़ते हैं? भाई हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर डील करते हैं, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के अंदर डील करते हैं। सो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स एक प्रकार का मैक्रोस्कोपिक स्टडी था, और केटीजी में हम क्या करने वाले हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने वाले हैं। मैक्रो है, ये माइक्रो है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। भाई केटीजी बेसिकली है क्या? स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पार्टिकल। जो गैस पार्टिकल्स हैं उनके जो माइक्रोस्कोपिक हम स्टडी करने वाले गैस पार्टिकल के, मतलब गैस पार्टिकल के प्रॉपर्टीज की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी करने वाले हम, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? केटीजी कहते हैं। तो केटीजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैस पार्टिकल्स। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है क्या? लॉज पढ़ने वाले। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही 3 लॉ हैं। उनमें से सबसे पहला जो लॉ डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बॉयल्स लॉ, ठीक है। अब भाई ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है, इसके लिए आपको एक मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो पर्सनली मैं भी जब क्लास 11th में था तो लॉज तो सारा पढ़ लिए, समझ में आ गया, क्वेश्चन भी हो जा रहा, बट बाद में क्या होता है कि लॉज याद रहता है बट उसके अंदर क्या चल रहा था वो चीज़ याद नहीं रहता, ठीक है। तो एक तरह से पूरे लॉ को हम कैसे समझ सकते हैं, उसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया था। पहले भी काम आता था, अभी भी काम आता है, आई होप आपके भी आ सके। तो भाई देखो, बॉयल्स लॉ समझने का एक ट्रिक है, बीटी। बीटी भाई बीटी कॉटन बायो वाले समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो बीटी कॉटन से यहाँ पे बीटी याद कर लो। यहाँ पे बी से बॉयल्स लॉ है और टी से क्या हो गया भाई? टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो अब हम इसको समझ सकते हैं। अब देखो एक हम छल करने वाले हैं। एक्चुअली में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, ये सब पहले आए थे, बाद में आइडियल गैस इक्वेशन बना था। बट हम छल करने वाले क्या? हम पहले आइडियल गैस इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करने वाले, समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। तो रफ वर्क है भाई ये। यहाँ पे हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है भाई? पीवी बराबर एनआरटी। ये तो भाई सभी को याद होगा जिनने साइंस लिया है, ठीक है। पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी। अब देखो ध्यान से, टेम्परेचर को कर दिया हमने कांस्टेंट, टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट। ये एन और आर कांस्टेंट होता है, एन नंबर ऑफ मोल्स हो गया, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। यानी पीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, या एक तरह से कह सकते हो क्या, पीवी बराबर क्या हो गया? के हो गया, पूरा कांस्टेंट के बराबर हो गया। यानी हम कह सकते हैं कि जो पीवी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी जो प्रेशर है, इसको जरा इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ, तो के बाय वी हो गया। कांस्टेंट को हटाएंगे तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यानी वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, या प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम अपने आप घट जाएगा। तो ये था प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, किसमें? चार्ल्स लॉ में, सॉरी बॉयल्स लॉ में। अब हम एक छोटा सा फॉर्मूला ड्राइव करने वाले बॉयल्स लॉ का। वो फॉर्मूला क्या है कि भाई देखो, P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V1 के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो K बाय V1। इसको जरा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो P1 V1 बराबर किसके हो गया? K के। इसको मान ले रहे अपन फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया V2 के। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और इसको इधर फेंका तो P2 V2 बराबर क्या हो गया? K हो गया। इसको मान लो सेकंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन क्या हम कह सकते हैं?
P1 V1 बराबर किसके हो गया, P2 V2 के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, क्या यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिलेशन आ चुका है बॉयल्स लॉ का, ठीक है, कि P1 V1 बराबर क्या होता है, P2 V2 होता है, P1 V1 बराबर P2 V2। आइए जरा इसका ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं। तो अभी हमने देखा प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, और कोई भी क्वांटिटी मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, इन्वर्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन्वर्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसे ग्राफ बनता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, या वॉल्यूम घटेगा तो देखो प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा, अगर वही आपको प्रेशर अपॉन में 1/वॉल्यूम का ग्राफ दे दे तो ये कैसे होगा, तो भाई देखो जो प्रेशर होता है दिखा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/वॉल्यूम के। इसको जरा y बराबर mx से कंपेयर करो, पावर 1 है, ये पूरी क्वांटिटी a है, यानी कि a की पावर 1 है, तो ये क्या स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही है, बिल्कुल भाई। तो स्ट्रेट लाइन इसका ग्राफ बनेगा, थोड़ा गलत बन गया, ऑरिजिन से स्टार्ट करना भाई, ठीक है। ये हमारे पास इसका ग्राफ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। जब प्रेशर वॉल्यूम है तो इन्वर्टेड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया, जब प्रेशर 1/वॉल्यूम है तो स्ट्रेट लाइन बनता भाई। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, अगर इतना समझ में आ गया हो तो नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेटर होगा आप लोग नोट डाउन कर ले। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं भाई वो है हमारा चार्ल्स लॉ। अब ये चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ के लिए सीपी आप याद कर लो भाई। क्या ये सीपी करनॉट प्लेस है, नहीं भाई, सीपी का यहाँ पे मतलब है क्या, सीपी का मतलब है सी से चार्ल्स लॉ और पी से है प्रेशर। तो भाई चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। जैसे यहाँ पे हमने क्या कांस्टेंट कर दिया था, यहाँ पे हमने क्या टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया था, तभी हमारा रिलेशन बना था क्या, कि प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। और देखो स्टेटमेंट भी कुछ ऐसा बना था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब आपको सिर्फ ये बीटी याद है तो इसके आप लॉ भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला भी बना सकते हैं, ग्राफ भी बना सकते हैं, बस आपको जस्ट बीटी याद करना। सिमिलरली यहाँ पे सीपी याद कर लो, सी से चार्ल्स लॉ, पी से प्रेशर, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है, रफ में अप्लाई कर लो, पीवी बराबर एनआरटी छल कर लो, ठीक है। अब देख भाई यहाँ पे क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, ये दोनों पहले से कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके भाई मेरे, टेम्परेचर के हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, ये तो हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसलिए थर्मल एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होगी ऑब्वियसली, ठीक है। सिमिलरली उसका मैथमेटिकल रिलेशन देख लिया हमने चार्ल्स लॉ में। क्लियर है भाई। चलो अब जरा इसका रिलेशन बना रहे चार्ल्स लॉ का, कि भाई देखो ध्यान से कि V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है T1 के, बिल्कुल भाई। प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, तो KT1, इसको नीचे फेंको तो V1/T1 बराबर किसके हो गया, K के। इसको अपन मान ले रहे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसको अपन फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। अब हम क्या करने वाले भाई, सिमिलरली V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T2 के, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो कांस्टेंट आता है यहाँ पे, इसको नीचे फेंकिए तो V2/T2 बराबर क्या हो गया, K हो गया भाई, ठीक है। इसको मान लो क्या सेकंड इक्वेशन। तो क्या मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं कि V1/T1 बराबर V2/T2, बिल्कुल बोल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको इस फॉर्म में याद करना पसंद करते हैं, इसको इधर फेंक दो भाई नीचे V1/V2 और इसको ऊपर फेंक दो भाई T1/T2, आपको जैसे याद करना वैसे याद कर लो, साफ साफ देख सकते हैं वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V1 T1 के और V2 T2 के। चलो भाई, तो आपको इक्वेशन समझ में आ गया और स्टेटमेंट समझ में आ गया कि एक कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, वॉल्यूम क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई साहब टेम्परेचर के। तो आइए इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो भाई जिसका रिलेशन है उसी का तो ग्राफ बनाओगे। रिलेशन किस चीज़ का है यहाँ पे, रिलेशन है वॉल्यूम टेम्परेचर का। रिलेशन किसका बेटा, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। तो वाई एक्सिस पे वॉल्यूम और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, टेम्परेचर। तो एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। हमेशा एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, ये डिपेंडेंट वाला, ये इस पे डिपेंड कर रहा है ना। चलिए अब देखो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो वही y बराबर mx, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलो अच्छा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और हम वॉल्यूम टेम्परेचर का सॉरी वॉल्यूम बोल रहा हूँ मैं, क्या हो गया, एक मिनट। जब भाई क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब भी प्रेशर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम टेम्परेचर का हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, जिसमें प्रेशर क्या है बेटा, प्रेशर क्या है हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो इस ग्राफ का एक नाम है। जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इसको हम कहते हैं आइसो बार। आइसो मतलब क्या होता है, आइसो मतलब होता है सेम, और बार मतलब क्या होता है, प्रेशर। तो भाई आइसो बार हमने प्लॉट करा यहाँ पे,
क्लियर है। ऐसे ही अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो कि यहाँ पे देख रहे थे हम, इसमें क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो ये जो ग्राफ बनता है इसको आइसोथर्म बोलते हैं। आइसोथर्म, आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो भाई, हमने देख लिया आइसोथर्म, फिर हमने देख लिया क्या, आइसोबार। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करवाने जा रहा हूँ, ठीक है, ये बॉयल्स लॉ पे करवाने जा रहा हूँ। लेट सपोज ये मेरे पास दो आइसोथर्म है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक है। और जो हमने ग्राफ प्लॉट करा है वो कैसे करा, P वर्सेस V का, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये ग्राफ है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। फाइंड फाइंड करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। आइए भाई पता करते हैं करेक्ट स्टेटमेंट, पहले लिख तो दें। आओ भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लेट सपोज ये जो पहला कर्व है इसको मैंने T1 बोल दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने, T2, ठीक है। तो T1 बड़ा है T2 से, ऑप्शन है, ऑप्शन बी, T2 बड़ा है T1 से, ऑप्शन सी, दोनों आपस में बराबर हैं, या ऑप्शन डी, कोई सा भी सही नहीं है, नॉट नन ऑफ द, कुछ और ही होगा आंसर। आप लोग पहले ट्राई करिए, ट्राई करके कमेंट करिए, जिसका सबसे पहला सही कमेंट आएगा उसको हम पिन कर देंगे। तो फटाफट इसको ट्राई करिए। चलिए, आई होप आपने कर लिया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। देखो, फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, पहला जो ग्राफ है इसका प्रेशर P1 मान लो, दूसरा जो ग्राफ है वो क्या दे रहा है, प्रेशर P2। तो दूसरे वाले ग्राफ के लिए T2 के लिए प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ज्यादा आ रही है। तो जिसका प्रेशर ज्यादा होता है उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे T2 बड़ा होता है किसके, T1 पे, T2 बड़ा होता है किसके, T1 से, यानी कि ये वाला रिलेशन सही। प्रेशर बढ़ाते हैं तो भाई टेम्परेचर भी तो इंक्रीज होता है, और ये चीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं, जस्ट, ठीक है, जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बात करते हैं, चार्ल्स लॉ तो हो गया हमारा, चार्ल्स लॉ तो हो गया। अब बात करते हैं क्या, एक एक्सपेरिमेंटल डाटा है, इसको समझना है और इस पर ग्राफ प्लॉट करने हैं, क्योंकि इसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर का हमें नॉलेज मिलने वाला है। क्या कह रहा है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस, अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं तो वॉल्यूम जो होती है ना 1/273 टाइम्स इनिशियल वॉल्यूम के इंक्रीज हो जाती है। मतलब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेल्सियस, तो जो फाइनल वॉल्यूम होगा ना वो इनिशियल वॉल्यूम के तुलना में 1/273 टाइम्स, अरे यार ये क्या हो गया, 1/273 टाइम्स क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इनिशियल वॉल्यूम में, इनिशियल वॉल्यूम का 1/273 टाइम्स क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। कब, जब टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। V0 कॉमन निकाल लो, तो अंदर क्या बचा, 1 + 1/273, ठीक है भाई। अच्छा, जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है। ऐसे अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊं तो फाइनल वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, V0, बस यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 + 2/273। ऐसे अगर मैं 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाऊं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, V0 1 + 3/273। ऐसे अगर मैं T टाइम्स टेम्परेचर बढ़ाऊं, T टाइम्स टेम्परेचर बढ़ाऊं या N टाइम्स टेम्परेचर बढ़ाऊं, तो V0 यहाँ पे 1 प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, T या N लिख सकते हैं, /273, ठीक है। सो ये मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है फाइनल वॉल्यूम का, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। अब इसको देख करके हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। आ जाओ कर लेते हैं भाई। ग्राफ क्या है हमारा, प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। अभी हमने देखा, क्या देखा, टेम्परेचर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, अभी हमने देखा चार्ल्स लॉ में। यानी भैया अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, ठीक है। अच्छा, मान लो भाई देखो 0 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 273 केल्विन पे क्या होता है, कुछ ना कुछ तो इनिशियल वॉल्यूम होगा किसी बॉडी का, उसको हमने क्या मान लिया बेटा, V0 मान लिया। अच्छा, बट अब अगर यहाँ से तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, अगर तुमने यहाँ से क्या करा, टेम्परेचर बढ़ाया, तो वॉल्यूम भैया क्या होगा, इंक्रीज होगा। सिमिलरली रिवर्स भी पॉसिबल है, अगर हमने टेम्परेचर घटाया तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जिस पॉइंट पे वॉल्यूम आकर के 0 हो जाए उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं।
एब्सोल्यूट जीरो, या इसको 0 केल्विन, या इसको माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो या 0 केल्विन क्या होता है, ये सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर है जिससे और ज़्यादा कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है भाई। इस टेम्परेचर पे आके मॉलिकुलर मोशन भी स्टॉप हो जाता है, इससे नीचे टेम्परेचर पॉसिबल, मतलब केल्विन कभी भी नेगेटिव में होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल मॉलिकुलर मोशन, ऑल मॉलिकुलर मोशन स्टॉप। सारे के सारे भाई मॉलिकुलर मोशन क्या हो जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है भाई, जब टेम्परेचर क्या होता है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो है, एब्सोल्यूट एक तरह से 0 केल्विन होता है। चलो इसी चीज को हम जरा पढ़ लें कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या। इट इज द मिनिमम टेम्परेचर बिलो, यहाँ पे बिलो लिख देना। ठीक है, बिलो विच टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल, और यहाँ पे आके सारे मॉलिकुलर मोशन क्या हो जाते हैं भाई, ये स्टॉप हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलो भाई, तो हमने यहाँ पे देखा एब्सोल्यूट जीरो का कॉन्सेप्ट देखा, केल्विन कभी नेगेटिव पे जा नहीं सकता, सबसे कम जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन है, या माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस है। एक चीज़ को हम प्रूव करके देखते हैं, क्या सही में वॉल्यूम जीरो हो जाएगा थ्योरेटिकली फॉर्मूला में। आ जाओ देखते हैं। जब भाई हमने टेम्परेचर क्या कर दिया, माइनस का 273, 0 केल्विन कर दिया, जब हमने टेम्परेचर को 0 केल्विन या माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो देखते हैं क्या वॉल्यूम जीरो होता है। यहाँ पे क्या करना, माइनस का 273 पुट कर देना, कर दो भाई। यहाँ पे 0 केल्विन पे बात कर रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, V0 1 प्लस माइनस का 273 अपॉन में 273। ठीक है, देखो भाई ये कट गया, कटने के बाद क्या आ गया, 0 केल्विन पे वॉल्यूम कितना आएगा, V0 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1, ये तो भाई पूरा जीरो हो गया। यानी कि भाई एट 0 केल्विन वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, मोशन भी स्टॉप हो जाता है। और अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स यहाँ पे पार्टिकल की एनर्जी भी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बस यहीं पे क्लासिकल फिजिक्स में बहुत बड़ी गलती होगी कि भाई एक्चुअली में अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजिक्स 0 केल्विन पे भी कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है भाई। ठीक है, कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं गे लुजैक लॉ। अब हमने अब तक क्या पढ़ा, हमने बीटी पढ़ लिया और सीपी पढ़ लिया। बॉयस लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट करा, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट करा भाई। ठीक है, अब गे लुजैक लॉ बचा। अब हमारे पास एक ही चीज कांस्टेंट करने के लिए रह गया, हमने क्या कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर करके देख लिया, प्रेशर कर लिया, दोनों प्रेशर टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट कर दिया, ये तो पहले से कांस्टेंट है भाई। अब बचा क्या है, सिर्फ वॉल्यूम। तो भाई एट गे लुजैक लॉ, मतलब सॉरी गे लुजैक लॉ में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। गे लुजैक लॉ में क्या होता है भाई, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट करोगे तो सिर्फ बचा क्या, प्रेशर और टेम्परेचर, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, टेम्परेचर के। यही चीज अभी मैं ग्राफ प्लॉट करते हुए बताया था, क्या कि भैया टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो प्रेशर बढ़ेगा। आइसोथर्म का जो सवाल करे थे ग्राफ वाला, उसमें ही तो था, ज्यादा प्रेशर के लिए टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटेगा। ठीक है, चलिए जरा इसका रिलेशन बना ले रहे हैं, या इसका पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि भाई देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सेम बातें हो रही है भाई, जब वॉल्यूम को कर दो कांस्टेंट तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। बस आपको बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रखने, बाकी सारे लॉज आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। अब जरा देखते हैं क्या कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T1 के, तो भाई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। इसको नीचे फेंकिए तो P1/T1 बराबर क्या हो गया, K हो गया। ठीक है, K हो गया भाई। चलो ऐसे ही सिमिलरली P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है T2 के, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, T2 को नीचे फेंकोगे तो P2/T2 हो जाएगा और बराबर K हो जाएगा, है ना जी, K हो जाएगा। अच्छा, इस दोनों इक्वेशन को देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम बोल सकते हैं क्या, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम क्या बोल सकते हैं कि P1/T1 बराबर किसके होता है, P2/T2 के। तो आप ये भी एक्सप्रेशन चाहो तो याद कर लो, याद क्या करना, समझना था बस। ठीक है, समझना तो इतना ही था बस। अच्छा, या फिर बहुत सारे बच्चे इसको इस फॉर्म में देखना पसंद करते हैं, इसको नीचे फेंकने का भाई, तो P1/P2 और इसको ऊपर फेंकने का बराबर T1/T2, तुम्हें पकड़ के P2। तो भाई ये लो, ये हमारे पास हो गया रिलेशन, जो आपको याद करना याद कर लो। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो याद करना ही नहीं है कुछ। आगे बढ़ते हैं, जरा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब भैया ग्राफ कैसे प्लॉट करें इसका,
इतना क्यों डर रहे हो यार, जब तुम्हें इतना समझा दिया तो ग्राफ भी प्लॉट करवा दूंगा। देखो भाई, जो रिलेशन है उसी के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। प्रेशर टेम्परेचर का रिलेशन है, यानी प्रेशर आएगा ऊपर, टेम्परेचर आएगा नीचे। अब क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सीन चल रहा है? बिल्कुल। यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि वाई बराबर एम एक्स वाला सीन है भैया। ठीक है, पावर 1 है, यानी कि लीनियर स्ट्रेट लाइन बनेगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है? चलो अच्छा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट था, वॉल्यूम क्या था भाई? कांस्टेंट था। तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए प्रेशर टेम्परेचर वाला ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इसको हम कहते हैं आइसोकोर्स या आइसोकोर। ठीक है, आइसोकोर, कोर मतलब होता है वॉल्यूम, आइसो मतलब सेम, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो भाई इतना फटाफट नोट डाउन करिए। ठीक है, इतना फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्या? एक ग्राफ प्लॉट करना, इसका भी, गेलुजैक लॉ का भी। तो भाई प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ है, सेम होगा भाई, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा तो क्या बढ़ रहा भाई? प्रेशर बढ़ रहा है। तो आइए ज़रा ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, इनिशियल में कुछ ना कुछ तो प्रेशर होगा, पी नॉट, मान लो यहाँ पे कोई ना कोई प्रेशर पी नॉट होगा। तो टेम्परेचर बढ़ा तो प्रेशर बढ़ा, तो सिमिलरली टेम्परेचर घटा तो प्रेशर भी तो घटेगा, प्रेशर भी तो घटेगा। और जिस टेम्परेचर पे प्रेशर क्या हो जाए? जीरो हो जाए, प्रेशर क्या हो जाए? जीरो, उसको ही हम क्या कहते हैं? जीरो केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जीरो केल्विन पे प्रेशर भी जीरो, वॉल्यूम भी जीरो, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो गया, एनर्जी जीरो हो गई अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। चलो, तो ये यहाँ पे हमने इसको भी ग्राफ को प्लॉट कर दिया। आगे बात करते हैं डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को बहुत सारे नाम से जाना जाता है। इसे हम परफेक्ट गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं, परफेक्ट गैस इक्वेशन भी बोल सकते हैं, या इसको हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है यार, बार बार मेरे को माइक की तरफ देखना पड़ रहा है क्योंकि हमारा अभी 45 मिनट का लेक्चर खराब हो गया था, साउंड ही नहीं आया उसमें, बैटरी डिस्चार्ज हो गया, पता ही नहीं चला, जेब के अंदर माइक रखा रहता है, मेहनत बर्बाद। कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे, हार नहीं मानेंगे। हाँ जी, तो यार डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या बना, कैसे बना? बस दो लॉ का इस्तेमाल करके आइडियल गैस इक्वेशन बन गया। कौन कौन सा? एक तो बॉयल्स लॉ और दूसरा गेल-लॉ। तो भाई अकॉर्डिंग टू, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं? सिंपल, बीटी टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट तो पीवी बराबर है ना टी, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। यही बोलते थे ना कि जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। ठीक है भाई, ये तो बोला किसने? बॉयल्स लॉ ने, बॉयल्स ने बोला मतलब, है ना। अच्छा, फिर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू गे-लुजैक लॉ, गे-लुजैक लॉ। अब गे भाई साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भाई अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो पीवी बराबर एन टी, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के। जरा पहला और दूसरा स्टेटमेंट देखो, ये भी इसके बराबर, ये भी इसके बराबर, तो आपस में दोनों बराबर हो गया ना? बिल्कुल हो गए। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पी जो है वो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और जब कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है, वो हो जाता है आर। ठीक है, और आर के बारे में सभी जानते हैं मेरे, आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। अच्छा, ये ना n इक्वल्स टू 1, यानी कि ये 1 मोल के लिए था। अगर वही बात करूं फॉर n मोल्स की बात करें तो यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर दो, एक के लिए था तो एक से मल्टीप्लाई, दो के लिए दो से, तो n, तो n से मल्टीप्लाई, तो p बराबर क्या हो जाएगा? nRT अपॉन में v। अभी थोड़ा लग नहीं रहा भाई आइडियल गैस इक्वेशन की तरह, तो भाई ध्यान से देखोगे लग जाएगा। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे आ गया, क्या आ गया? pv बराबर nRT। लो भाई, होगी डेरिवेशन आइडियल गैस इक्वेशन की। तो यहाँ पे हमने आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन कर लिया। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये शुरू करने से पहले मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन को एक और फॉर्म में लिख के बताऊंगा।
जब नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो ना तो ये वाला फॉर्म लगाया करो, पीवी बराबर एनआरटी। और यहाँ पे आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। हम इसको ना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के रूप में भी चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करने वाले हैं, तो अभी हमने देखा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तो सभी जानते हैं, एन बराबर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। इसको उठाने का, यहाँ चिपकाने का, तो पीवी बराबर एन अपॉन में एन ए आर टी। भाई यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सा कांस्टेंट आता है, वो है आर अपॉन में एन ए। एवोगैड्रो नंबर तो सभी जानते हैं ना, क्या होता है भाई, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 6.022 10⁻23 इतने पार्टिकल्स होते हैं ना एक एवोगैड्रो नंबर में। ठीक है, अब भाई ये आर बाय एन है ना, इसका अगर रेशियो निकालोगे तो एक कांस्टेंट आता है, और उसी को अपन कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या कहते हैं भाई, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, यानी कि इस आर बाय एन की जगह पे हम के भी लिख सकते हैं, तो पीवी बराबर क्या हो गया, एन के बी टी। ठीक है, हमने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के रूप में इस फॉर्मूले को बना दिया। ठीक है, तो ये भी आइडियल गैस इक्वेशन है। ये कब लगाओगे, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो। अच्छा, ये कब लगाओगे, अप्लाई कब करोगे, कब अप्लाई करोगे भाई, अप्लाई करोगे इफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि अगर n गिवन हो तो इसे अप्लाई कर लेना, n गिवन हो तो इसको अप्लाई करना, और वही नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो इसको अप्लाई कर लेना। ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो इसको अप्लाई कर लेना भाई। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्या, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस। तो भाई पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस में क्या है, कुछ अजम्पशन है, कुछ पोस्टुलेट्स है। ठीक है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इसी का इस्तेमाल करके आगे फर्दर डेरिवेशन हम करेंगे इस चैप्टर में। तो इसमें क्या बोलता है भाई, फर्स्ट पॉइंट, एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है भाई, हर गैस में बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है, एटम को गिन थोड़ी सकते, इतना ज्यादा होता भाई। ठीक है, दूसरा, द साइज ऑफ गैस पार्टिकल इज टाइनी कंपेयर टू द डिस्टेंस दैट सेपरेट देम एंड द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। भाई जो कंटेनर की वॉल्यूम है, ठीक है, और दो पार्टिकल के बीच में दूरी है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे साइज पार्टिकल का बहुत छोटा होता है जब आप किससे कंपैरिजन करो, दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस से और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के। ठीक है, इसके कंपैरिजन में पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, एक डॉट साइज का। तीसरा, ऑल मॉलिक्यूल्स आर इन द रैंडम थर्मल मोशन। ठीक है, रैंडम थर्मल मोशन में होते हैं, मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जिगजैग मोशन करते हैं, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर चला गया टकरा के, फिर इधर चला गया, मतलब एक जिगजैग फैशन में क्या होता है, मोशन होते रहता है पार्टिकल्स का। कुछ ज़्यादा ही गंदा बना दिया, देखो भाई, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे, तो एक रैंडम मोशन होता है, क्यों, टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, अच्छा, इसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि भाई अगर कुछ पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं तो कुछ उसका काउंटर पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, कुछ पार्टिकल आगे जा रहे हैं तो कुछ पार्टिकल पीछे जा रहे हैं, है ना। तो हर एक पार्टिकल के लिए भाई इसका ऑपोजिट पार्टिकल तो होगा ही, मतलब डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो भाई क्योंकि इन्फिनिट पार्टिकल्स है ना बहुत सारे, तो इसके वजह से जो एवरेज वेलोसिटी आती है भाई, इसकी वजह से जो एवरेज वेलोसिटी आती है वो क्या आती है बेटा, जीरो आती है। ठीक है, जीरो आती है, आया समझ में। चौथा पॉइंट क्या है बेटा, चौथा पॉइंट ये है, देयर इज नो इंटरेक्शन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट द कोलिजन। ठीक है, कोलिजन को छोड़ करके, वो भी वॉल से जो कोलाइड करते हैं ना, ठीक है, एक तरह से इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन कह सकते हो। ठीक है, वॉल ऑफ कंटेनर से, मतलब कोलिजन को छोड़ करके और कोई अट्रैक्शन नहीं होती है, और कोई इंट्रैक्शन नहीं होती है पार्टिकल के बीच में। अब हम आगे चल के देखेंगे क्या, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आइडियल गैस की जीरो होती है। क्या रियल गैस में जीरो होगा, नहीं भाई, रियल गैस में अट्रैक्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बट आइडियल गैस में इसको नहीं ले रहे, हम कंसिडर नहीं करते हैं। आगे इतना नोट करिए, रुकिए पहले नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलो, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं क्या, कितने पॉइंट हो गए अब तक, हुआ 4 पॉइंट हो गया, 5वां पॉइंट स्टडी करने वाले। 5वां पॉइंट, द गैस मॉलिक्यूल्स आर अज्यूम्ड परफेक्ट इलास्टिक स्फेयर। भाई जो गैस का मॉलिक्यूल है उसको स्फेयर ले सकते हो, और अगर स्फेरिकल ले सकते हो तो इसका वॉल्यूम अप्लाई कर सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब, है ना जी। चलो, तो इसको परफेक्टली स्फेयर मान सकते हो। छठा, यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक से एक बात समझनी है आपको, जो कि नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है, जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में,
वो एक तरह से क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में नहीं, सॉरी, जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स और वॉल ऑफ कंटेनर के बीच में, उसको अज्यूम करते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होता है भाई, जिसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जीरो होता है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, कांस्टेंट होती है, कंजर्व होती है। अच्छा, मोमेंटम के बारे में भाई, मोमेंटम तो हर कॉलिजन में कांस्टेंट रहता है भाई, वो तो हर कॉलिजन में कंजर्व होता है, इसके बारे में तो सवाल ही नहीं करना, कंजर्व्ड। ठीक है, तो भाई मोमेंटम तो हर कॉलिजन में कंजर्व्ड है, बट परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, कंजर्व्ड होती है, यानी टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। 7th पॉइंट, बिटवीन टू कंसेक्यूटिव या सक्सेसिव कॉलिजन पार्टिकल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन करते हैं। मतलब दो कॉलिजन के बीच में, मान लो एक गया इसको फट से टक्कर मार दिया, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस ट्रैवल करा हुआ एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर मोशन हुआ, ऐसे ये फर्दर दूसरा कॉलिजन के बीच में भी स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करा है। तुम्हारे यहाँ पे 7 पोस्टुलेट्स हो गए किसके, काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के। 8वां एक और लिख दो कि भाई जो गैस पार्टिकल होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं, आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, मतलब आइसोट्रॉपिक का तो वैसे मतलब होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम रहे, यहाँ पे हम बट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, यानी जो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में होगी स्पीड, वही बेटा वाई एक्सिस में होगी, वही क्या होगी बेटा जेड एक्सिस में होगी। ठीक है, तो ये आइसोट्रॉपिक का मतलब। तो इतना आप लोग नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जिसका नाम है क्या, प्रेशर अप्लाइड बाय आइडियल गैस ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, या सिंपल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।